हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एवरीवन। हमारी पूरी टीम सीबीएल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस और जो भी बोलते हैं बेस्ट विशेस। बड़े सारे बच्चों के आज मैसेज आए थे कि सर आज की क्लास कैंसिल कर दो, हमें अपने कज़न्स के पास जाना है राखी बांधने। तो गुस्ताखी माफ़, हम क्लास तो आज कैंसिल नहीं कर पाए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आ गया हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, बट हम एक चीज़ कर देते हैं, छोटा टॉपिक कराते हैं आपको। मैंने इंडिया यूएस से शुरू करना था आज, पर मैं इंडिया जापान करा रहा हूँ फॉर 2 रीजंस। छोटी सी क्लास में, लेकिन एक कंक्रीट टॉपिक हो जाएगा। एग्जाम में इंडिपेंडेंट एक सवाल आएगा तो आपका अच्छे से हो जाएगा और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, फिर जल्दी से आपको फ्री करते हैं, इंडिया जापान से शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं क्विकली आपको बता दूं, आज सब आपने ना एक इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की क्लास देखी होगी और आपको लग रहा होगा ये क्लास कहाँ से आ गई। सो लाइक आई सेड, वो हमने क्लास शुरू कर दी है, वो हम बोल रहे हैं करंट अफेयर्स फॉर बिगिनर्स, ठीक। उसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चे, जो हम आपको 1 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास देते हैं, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर की करंट अफेयर्स की क्लास, अब जिस बच्चे ने पहली बार तैयारी शुरू की है उसको कहाँ से समझ आनी थी वो क्लास, तो उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ जाए, उसके लिए हमने 20 मिनट्स की एक और क्लास शुरू कर दी। तो अब यूजुअली क्या हुआ करेगा, फ्रॉम 7 AM टू 7:30 AM सुबह सुबह आपको ये वाली क्लास आएगी करंट अफेयर्स फॉर बिगिनर्स, जिसमें हम आपको बता देंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी की सारी। और फिर 7:30 इस क्लास के बाद साथ के साथ हमारी फिर एक्चुअल 1 आवर की क्लास आ जाएगी, जिसमें हम आपको लास्ट 1 वीक के, अगर मंडे है तो इकोनॉमी, ट्यूसडे है तो साइंस एंड टेक, वेंसडे है तो IR एंड सिक्योरिटी, थर्सडे है तो आप बताओ पॉलिटी नहीं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, फ्राइडे है तो पॉलिटी एंड सैटरडे है तो सोशल इश्यूज एंड मिसलेनियस थिंग्स लाइक ऐसे एंड ऑल दैट। इससे रिलेटेड पिछले 1 हफ्ते में जो भी आया होगा वो हम आपको यहाँ पे 1 घंटे क्लास में करवा देंगे और आपको नोट्स दे देंगे। ये समझने के लिए जिस बच्चे को डिफिकल्टी होगी, हमने उससे पहले उसकी 30 मिनट्स की एक और क्लास ले ली, ठीक। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स की क्लास कितनी देर की हो गई, 1.5 घंटे की। जो वेटरन्स हैं, जो पुराने हैं, वो बस ये क्लास देख लें 7:30 बजे वाली। तो चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट इंडिया एंड जापान। शुरू करने से पहले आप तो खोलते नहीं हो मैप को, एटलस मैं ये अब दिखा देता हूँ वहाँ पे, लेकिन यू मस्ट स्टडी विद एटलस इन योर हैंड, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये देखो भाई, जापान है कहाँ, इंडिया जापान करने लगे हैं। ये तो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये क्या गंदा मैप दिखाया, ये सारा इंडिया है, ठीक ठीक है। ये सारा हो गया हमारा अखंड भारत, ठीक है। उसके बाद में ऊपर रेड कलर में मैंने आपको दिखाया चाइना। ये क्यों दिखाया, क्योंकि हम एक टॉपिक करेंगे आज क्वाड, डिटेल में बाद में करेंगे, यूएस से भी जब हो जाएगा, पर समझने के लिए। तो ये है इंडिया, ये हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया माइट, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया आपका जापान, इधर ब्लू कलर वाला। थोड़ा सा एरिया हमने ज़्यादा दे दिया जापान को, साउथ कोरिया भी ऐड कर दिया, बट ये है जापान, ठीक। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान एंड इंडिया। आज हम कर रहे हैं इंडिया एंड जापान, इसमें साउथ कोरिया भी ऐड हुआ है ब्लू कलर का, ये नहीं है। तो ये आपको उसकी ग्लोबल उस पर लोकेशन समझ आ रही है। नाउ यू सी, आपको वर्ल्ड वॉर 2 में लग रहा होगा कि लड़ाई तो इधर हो रही थी, इधर जापान कहाँ से आ गया, जापान इधर से आ गया है। देखो ये रशिया के साथ में भी लड़ रहा है, ये यूएसए के साथ में भी लड़ रहा है, और फिर यूएसए ने यहाँ से गिराया तेरे ठा करके न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में, ठीक है। तो चलें आगे, जापान की लोकेशन समझ आ गई। चलो एक बार और करीब से देखते हैं जापान को। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एंड व्हाट वी हैव हियर इज जापान। ये रहा, क्लियर। मैं ना स्कॉटलैंड में जब जॉब करता था तो मेरा एक चाइनीज़ फ्रेंड था। मैंने बोला यार हाउ डू यू टेल इफ अ पर्सन इज़ फ्रॉम जापान और कोरिया और चाइना। तो इट वाज लाइक चाइनीज़, जापानीज़ एंड कोरियन। इफ इट्स लाइक द आईब्रोज आर गोइंग अपवर्ड्स इट्स कोरियन। उसने मेरे को ऐसा बोला। आई एम नॉट सेइंग कि ये फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, आई डोंट नो, आई नेवर चेक्ड, पर इफ द आईब्रोज आर स्ट्रेट देन इट्स लाइक चाइनीज़, Japanese and Korean. Okay, I don't mean to be racist here, I'm just telling you that somebody told me something like this. So this is Japan. Let's start with India
जापान रिलेशनशिप। अब मैंने आपको बताया हम कंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहले वी विल गो थ्रू दी ऑफिशियल रिलेशंस, फिर हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस रिलेशनशिप का क्या है, फिर हम देखेंगे एवोल्यूशन, और फिर हम देखेंगे की एरियाज। तो ऑफिशियल रिलेशन कैसे है हमारे जापान के साथ में। सिंस 2014 जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी और जापान वाले बहुत करीबी दोस्त हैं, शिंजो आबे, ठीक है। तो चाइना तो डरा बैठा है और जापान के प्रधानमंत्री आके बोले मोदी जी बचाई लो। तो इंडिया एंड जापान आर स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनर्स। अभी रिसेंटली एक और चीज़ क्या हुई है इंडिया और जापान की, वैसे पुराने टाइमों से क्या चली आ रही थी 2+2 डायलॉग, लेकिन पुराने टाइमों में चला रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ऑफिसर्स, उनके फॉरेन सेक्रेटरी, उनके डिफेंस सेक्रेटरी की मीट होती थी रेगुलरली, विच इज़ अ बिग थिंग। आपकी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी दूसरी कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी को तभी मिलेंगे अगर रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं, और डिस्कशन भी इसी चीज़ के बारे में करेंगे। एंड सेम इज ट्रू अबाउट डिफेंस। अब इस चीज़ को हम आज देखेंगे, एक लेवल और ऊपर ले गए हैं। किस लेवल पे पहुंच गया अब हमारा 2+2 मिनिस्टीरियल लेवल पे। ये इंडिया बहुत कम कंट्रीज के साथ में है, यूएसए, साउथ कोरिया, इस तरह से कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के साथ में आपके इस लेवल की डायलॉग्स हैं या इस टाइप की पार्टनरशिप है। तो मतलब इंडिया के और जापान के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रेगुलरली मिला करेंगे, मीटिंग किया करेंगे, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन बिटवीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू नेशंस। तो ऑफिशियल स्टेटस अपने को क्लियर है। अब आते हैं हमारे प्रेजेंट स्टेटस। हमारे बहुत बड़े एक एम्बेसडर हैं, अगेन आपको एग्जाम में इनका नाम नहीं लिख के आना है। ये बोलते हैं कि आजकल जो हमारा फेज चल रहा है वो चल रहा है चेरी ब्लॉसम का फेज। आजकल दोनों कंट्रीज के बीच में प्यार बढ़ रहा है, ठीक, अच्छे अच्छे टेक्स्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जापानीज पीएम जो है वो रिपब्लिक डे के गेस्ट थे 2014 में, और जापानीज एम्परर जो है एंड एम्प्रेस वो आए थे इंडिया में 2015 में एज अ स्पेशल गेस्ट। मोदी जी भी जाते रहे हैं, क्योटो घूम के आए हैं, उनको भी वाराणसी घुमाया था शिंजो एबे को, ठीक। तो इस तरह से आपस में मीट्स भी हो रही हैं, डिस्कशंस भी हो रही हैं और डिप्लोमेटिक विजिट्स भी की जा रही हैं। तो चेरी ब्लॉसम फेज है। इसी में जो प्रेजेंट पीएम ऑफ जापान है उन्होंने अपनी बुक जो है टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल कंट्री में इंडिया की बहुत प्रेज की है, और वो इंडिया को किस लेवल पे देखते हैं। आपको ना एक चीज़ बताई जाएगी बाद में, यूएसए और जापान वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत क्लोज एलाइज बन गए थे। उन्होंने, यूएसए ने बेसिकली किया क्या था, जापान पे बम गिराया, और जापान पे बम गिरा के उनको बोला कि यार देखो तुम कितने घटिया लोगों, हमसे कितना बड़ा पाप करवा दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरवा दिया हमसे, ठीक है। तो आज से तुमने क्या करना है, तुम बेटा अपना पैसा कमाओ पूरा, तुम अपना करियर बनाओ, तुम्हारी सिक्योरिटी हम देखेंगे। तो तुम नहीं लड़ोगे, आज से हम बेस्ट एलाइज हैं, तुम्हें कोई परेशान करेगा तो हम हैं, ठीक। ऐसा सा कुछ आइडिया है। तो यूएसए और जापान बहुत स्ट्रॉन्ग एलाइज बन गए थे। तो अब जो प्रेजेंट पीएम ऑफ जापान है वो बोलते हैं कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की ही तरह हम इंडिया को देखते हैं एज अ क्लोज एलाई, ठीक। पीएम मोदी जी भी मल्टीपल टाइम्स जापान जा चुके हैं, अभी तो खैर काफ़ी टाइम से इंडिया से नहीं जा रहे, पर मल्टीपल विजिट्स हुई हैं, 2 बार तो पिछले टेन्योर में ही हो गई थी। अब यहाँ पे ये देखो मैं लिखा है, इंडिया हैज़ कंडक्टेड अ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन नवंबर 2016। शायद आपको ना ये धुंधला भी दिख रही हो लाइन, पर मैंने अपनी तरफ से गोल्डन वर्ड्स में लिखी है। क्यों? क्योंकि आपको यही बताने के लिए कि बहुत सारे लोग इस डील को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया और जापान की सिविल न्यूक्लियर डील हो गई। बेसिकली क्या है, आपको न्यूक्लियर चाहिए होता है दो रीजंस की वजह से। एक तो आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, एक आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो आप उससे। सिमिलरली अब आपको न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो तो होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड अदरवाइज पीसफुल पर्पस के जो वो है, पीसफुल पर्पस की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बोल रहे हैं सिविल यूज़। जो नॉन पीसफुल वॉर लाइक पर्पस की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोल रहे हैं ड्यूअल यूज़ की, मतलब दूसरे वाला आर्मी यूज़ बोल दो उसको, या फिर जो भी डिफेंस यूज़ बोल दो। अब होता क्या है
कि सिविल यूज़ के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, सिविल यूज़ के लिए आपको रिएक्टर्स चाहिए, सिविल यूज़ के लिए आपको यूरेनियम चाहिए, फिर सिविल यूज़ के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी तो फिर न्यूक्लियर डिस्पोजल कहाँ जाएगा। तो इंडिया ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया इल्लीगल तरीके से, इंटरनेशनल नॉर्म्स अगर कोई हैं थोड़े बहुत, उनको अगर हम कुछ रिस्पेक्ट दें, तो इंडिया ने इल्लीगल तरीके से एक बॉम्ब बना लिया। तो जापान को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जापान तो इकलौती ऐसी कंट्री है, वैसे ही बेचारे भुगत के हटे हैं, तो उनको लगता है कि यार न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा इंडिया, ये क्या बात बनी, हम नहीं बना रहे। जब जापान को लग रहा है कि यार वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं रहा और इंडिया बना रहा है। अब आप इसमें ना थोड़ी सी एक चीज़ समझो कि इंडिया एक डेवलपिंग, या उस समय की बात करें तो एक लीज वेरी पुअर नेशन, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं, वो कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब उठा के बना के बैठ जाए, तो जापान को बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसी तरह से सारी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हुई और इंडिया जैसी कंट्रीज़ न्यूक्लियर ना बना पाएँ, न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाएँ, इसके लिए एक चीज़ की गई जिसको बोला गया NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, की जो कंट्रीज़ एग्जिस्टिंग हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब, वो आगे टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं करेंगी, और जो कंट्रीज़ इनको साइन नहीं करेगी NPT ट्रीटी को, उसको सिविल यूज़ के लिए भी ये सब कुछ नहीं मिलेगा। कंट्री बोलेगी कि यार मेरे को तो यार अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मेरे को तो रिएक्टर्स बनाने हैं, तो क्या बोला जाएगा उनको, USSR, चाइना जैसी कंट्रीज़ क्या बोलेंगी कि ठीक है, ये पीस ऑफ पेपर है, यहाँ पे साइन करो कि आपके पास ना तो बॉम्ब है ना आप बनाओगे, अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर हम आपसे ये शेयर कर लेते हैं टेक्नोलॉजी, यूरेनियम, बाकी सारी चीज़ें रिलेटेड। अब इंडिया ने वो तो किया नहीं, इंडिया ने ट्रीटी साइन नहीं की हुई NPT, लेकिन इंडिया ने बॉम्ब बना लिया। जब इंडिया ने ऐसा किया तो फिर ये सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को आउटकास्ट सा कर दिया, जिसमें काफ़ी टॉप पे रही जापान। ये रहा इशू, मतलब मैंने ना आपको बहुत छोटे से मैं बता दिया, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, डोंट वरी। ये इशू रहा थ्रू आउट 70s, 80s, 90s, 2000, 40-45 साल ऐसा ही रहा। लेकिन इंडिया के लिए इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी कि वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर सेंसिटिव है, चाहे इंडिया ने NPT साइन नहीं की हुई, NPT बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, NPT, चाहे इंडिया ने NPT साइन नहीं की हुई, फिर भी उन्होंने इंडिया के साथ में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया नवंबर 2016 में, मोदी जी की गवर्नमेंट की बात है। अब इससे मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप ये चीज़ सोचो कि आप लेट्स से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में डिग्री नहीं है, आपके पास में डिग्री नहीं है और इसलिए आपको कहीं पे भी ना मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिल रही, या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि बिल गेट्स आपको एक पेज पे लिख के दे देता है कि ये ले भाई, ये तो बहुत अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर है ये लड़का। अब चाहे आपके पास में डिग्री नहीं है, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सबसे रेपुटेशन रखने वाला जो पर्सन है इस फील्ड में, अगर वही आपको लिख के दे रहा है तो आपके क्रेडेंशियल इस्टेब्लिश होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। उसी तरह चाहे इंडिया ने NPT साइन नहीं की हुई, एक ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, चाहे इंडिया ने CTBT नाम की ट्रीटी साइन नहीं की हुई, लेकिन जस्ट द वेरी फैक्ट कि USA, जापान जैसी कंट्रीज इंडिया के साथ में न्यूक्लियर डील्स करने लग गई हैं कि ठीक है, आपको रिएक्टर बनाना है, हम आपको यूरेनियम देंगे, आपको रिएक्टर बनाना है, हम आपको आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, हम आपको रिएक्टर देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, हम आपको यूरेनियम देंगे, वेस्ट कैसे न्यूक्लियर डिस्पोज ऑफ किया जाए उसकी भी टेक्नोलॉजी देंगे। इसका मतलब ये सारी कंट्रीज अब मान गई हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, इनके पास में बॉम्ब है, इन्होंने ट्रीटी भी नहीं साइन कर रखी कोई, इनके पास में बॉम्ब भी हैं, पर इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है जिसको टेक्नोलॉजी या यूरेनियम शेयर किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी इसलिए डील है, इंडिया के क्रेडेंशियल सेट करती है। दूसरी चीज़ क्या है, एक मैं आपको USA में दोबारा बताऊंगा, आपकी ना इससे पहले 2016 से पहले तकरीबन 8 साल पहले USA के साथ में भी ऐसी डील हो चुकी है, लेकिन उस डील का इंडिया इतना फ़ायदा नहीं उठा सका क्योंकि USA की जो मेन न्यूक्लियर से रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो जापानीज़ कंपनीज़ की ही सब्सिडरीज़ हैं। तो जब तक जापानीज़ पार्लियामेंट एंड फिर जापानीज़ कंपनीज हाँ नहीं करेंगी तो USA की वो कंपनीज इंडिया के साथ में इतना ट्रेड ही नहीं कर पा रही थी। तो इंडिया USA की जो न्यूक्लियर डील है जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका भी अब ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको क्योंकि आपकी जापान से सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो गया है। इसके बारे में एक दो चीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूँ जब हम थोड़ा आगे चलते हैं।
आई होप आपको समझ आ गया कि न्यूक्लियर जो है उसका ड्यूअल यूज़ है, बिकॉज कंट्रीज बम ना बना ले इसलिए कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। लेकिन अगर कंट्रीज़ लिख के दे देती हैं एनपीटी पे, साइन करती हैं सारी इंटरनेशनल रिजीम्स को, तो ही उनको ट्रांसफ़र दी जाती है। इंडिया ने बिना लिखे, बिना ट्रीटी साइन किए डील्स भी कर ली हैं और बम भी बना लिया है। ठीक, ये उसका टेस्टिमनी है। अब इसमें चलो मैं आपको एक चीज़ फाइनल बता ही देता हूँ। इस ट्रीटी की एक बहुत अच्छी मतलब बहुत, इसको पाथ ब्रेकिंग सा क्यों बोल रहे हैं, इंडिया हैपन्स टू बी दी ओनली नॉन एनपीटी कंट्री, सिग्नेटरी कंट्री, जिसके साथ में इन्होंने ऐसी ट्रीटी साइन किया जापान ने। अदरवाइज जापान आपको तभी टेक्नोलॉजी डील करता है न्यूक्लियर की अगर आपने एनपीटी साइन की हो। एट द सेम टाइम जापान हैपन्स टू बी दी ओनली कंट्री जिसके साथ इंडिया ने इस ट्रीटी में काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेट किया हुआ है। मतलब मैं आपको अगर क्रक्स सा बता दूं, ज़्यादा निटिग्रिटीज में जाए बिना, जापान को कहीं ना यहाँ पे ये हमने इंडिया ने वो बोल रखा है कि अगर जापान को लगेगा कि इंडिया ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और इंडिया मिसयूज़ कर रहा है न्यूक्लियर जो वो है एनर्जी को, तो जापान यूनिलेटरली इस ट्रीटी को ब्रेक कर सकता है। उसके भी कुछ आगे नुएंसेस है, मैं उस पर पढ़े बिना आपको बता रहा हूँ कि जापान यूनिलेटरली इस ट्रीटी को ब्रेक कर सकता है। दो कंट्रीज ने ट्रीटी की है, जापान कल को बोलता है भाई हम ये ट्रीटी तोड़ रहे हैं। अब ये चीज़ जो है ये इंडिया को कजाकिस्तान ने भी बोला था जब इंडिया ने उनके साथ ट्रीटी की, इंडिया ने मना कर दिया कि यूनिलेटरली कोई ट्रीटी नहीं टूटती होती। ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला था तो भी इंडिया ने मना कर दिया कि यूनिलेटरली कोई नहीं ट्रीटी टूटती होती, ट्रीटी तो दो लोगों के बराबर में होती है। पर जिस तरह से उन्होंने इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस दिया है कि इंडिया हैपेंस टू बी द ओनली नॉन एनपीटी सिग्नेटरी कंट्री जापान इज हैविंग सिविल न्यूक्लियर डील विद, सिमिलरली जापान हैपेंस टू बी द ओनली कंट्री जिसको इंडिया ये स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है कि जी हाँ न्यूक्लियर ट्रीटी में यू हैव दिस लिटिल अपर हैंड कि आप ट्रीटी को तोड़ सकते हो अगर हमारे क्रेडेंशियल्स आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, हमारा चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। ठीक, सिंपलेस्ट वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो इसलिए ट्रीटी बहुत बड़ी है, दोनों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस क्रिएट किए हैं। क्लियर, वापस आए अब तो हम एक बार ऊपर आते हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि बड़ी अच्छी कंट्री है भाई, मेरा नेचुरल एलाई है, फिर हमारे साथ ट्रीटी की गई। तीसरी चीज़, डिफेंस पार्टनरशिप हमारी और जापान की इम्प्रूव कर रही है धीरे धीरे। अभी मैं आपको वही करवाऊंगा एंड में। अभी नवंबर दिसंबर में, ये कोरोना लॉकडाउन से 3 महीने पहले हमारी और जापान के नेवल मैरीटाइम काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हुई हैं 2-3। जापान क्या करेगा, इंडिया को हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा, US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वेलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स हैं, वो जापान हमें प्रोवाइड करेगा। तो टेक्नोलॉजी हमारी कॉपरेशन बेटर हो रही है। जापान इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट करेगा, स्पेशली किसमें, इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाएं। ठीक, इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाएं, इसके लिए वो पार्टिसिपेट करेगा। अब एक और चीज़, इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है इसको हम थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव बोलते हैं, सिक्योरिटी वाइज भी सेंसिटिव बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रॉक्सिमिटी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हम बहुत कम फॉरेन कंपनीज को अलाउ करते हैं, कुछ एरियाज हैं जो सेंसिटिव हैं। बट जापान इज द ओनली कंट्री दैट न्यू दिल्ली हैज़ अलाउड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द पॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जापानीज को नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो यू सी हाउ बोथ कंट्रीज आर एक्सटेंडिंग exceptional special status to each other. Now one more thing, जापान इंडिया के लिए अंडमान और निकोबार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, कॉपरेशन हो रही है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स उनके पास में हैं। और हमारी उनके साथ में 2016 में जो समिट हुई है, जैसे अब ना हर साल इंडिया और जापान की समिट्स होती हैं, उस समिट में क्या इश्यूज डिस्कस किए गए, सिविल न्यूक्लियर जिसकी हमने बात की, काउंटर टेररिज्म, इस पे भी काम शुरू हो गया है। अभी नवंबर में इंडिया की NSA ने, शायद NIA ने या NSA ने, चेक कर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने एक वो भी करवाई थी, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज भी करवाई है जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मिलके न्यू दिल्ली में। ठीक, तो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड भी इश्यूज में इंडिया और जापान इकट्ठे आ रहे हैं। तो यहाँ इसी डिफेंस में इकट्ठे आ रहे हैं, स्पेशली
सिविल न्यूक्लियर डील में इकट्ठे आ रहे हैं, मेक इन इंडिया में इकट्ठे आ रहे हैं, फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में इंडिया और जापान आपस में इकट्ठे काम कर रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे शहर हैं जिनके जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं उन पर जापानीज़ कंपनीज काम कर रही हैं। आई थिंक वाराणसी हैपन्स टू बी वन। तो इस तरह से हमारे इनके साथ में रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। इसी में एक और चीज़ क्या है, हमारी एक पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी। ये देखो आप, जब कोल्ड वॉर थी तो एक तरफ रशिया, एक तरफ यूएसए, और हर एक कंट्री को बस इनमें से काइंड ऑफ चूज करना है दिस बाइपोलैरिटी वाले सिस्टम में से। बाय द टाइम 90s आया और इंडिया को रियलाइज हुआ कि हम तो यूएसएसआर की तरफ बहुत टिल्टेड हैं, रशिया की तरफ, लेकिन रशिया तो टूट रहा है। अब हम क्या करें, अब हम यूएसए की तरफ नहीं जा रहे थे इमीडिएटली, लुक ईस्ट पॉलिसी की चलो हम इस तरफ एलाइज बनाते हैं। सिंगापुर, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, ऑल दीज ईस्टर्न नेशंस, इधर हम एलाइज बनाते हैं। उसी पॉलिसी को नरेंद्र मोदी जी और आगे लेके गए हैं। उन्होंने पॉलिसी को बोला है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके कुछ नए नए आयाम जुड़े हैं उसमें, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो उसकी ज्योग्राफी बढ़ाई गई है, एक उसके अंदर डिफेंस कॉपरेशन का पॉइंट ऐड किया है कि ना सिर्फ हम मलेशिया की तरफ ही ध्यान दें, हम मंगोलिया को भी इसी पॉलिसी के अंडर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया को भी इसकी अंडर लेते हैं। तो पूरा ओशियानिया से मंगोलिया तक इसका एक्सटेंड बढ़ा दिया गया है लुक ईस्ट का। दूसरा, हम सिर्फ ट्रेड नहीं करते, हम डिफेंस कोलैबोरेशन भी करते हैं। और तीसरा, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है, मतलब कि सिर्फ दिल्ली के ही थाईलैंड से अच्छे रिलेशन ना हो, गुवाहाटी के भी थाईलैंड से अच्छे रिलेशन हो, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को भी ऐड किया गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको मैं कराऊंगा डिटेल में। लेकिन जो इंडिया की कहने का मतलब है कि इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, इस तरफ के जो नेशन हैं फ्रॉम मंगोलिया टू ऑस्ट्रेलिया, ये सारे, एंड स्पेशली ये वाले आसियान नेशन एंड जापान, इनसे हमने कोलैबोरेशन करनी है अच्छे से। तो हमारी ये पॉलिसी है। सिमिलरली शिंजो एबे, उनकी भी पॉलिसी है, जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे की, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इस जो उनकी इंडो पैसिफिक को लेके पॉलिसी है और हमारी पॉलिसी है, उसमें काफ़ी कन्वर्जेंस है। अफ्रीका में दोनों देश मिलके काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इंडिया एंड जापान, और हमारी पार्टनरशिप है उनके साथ में PQI। PQI क्या है, पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं जब आपको OBOR करवाऊंगा चाइना में, वन बेल्ट वन रोड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस समय हम देखेंगे PQI को। है वही चीज़ है कि जापानीज कंपनीज दुनिया में जाके प्रोजेक्ट लगा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं, फ्रॉम रेलवेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया उनके साथ में काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी जापानीज और इंडियन अगर आप देखोगे एरियाज, उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस बढ़ती जा रही है। और रिसेंटली, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी रहेगा, कि जो उनकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, जो डिफेंस में जो जापान चाह रहा है, वो इंडिया उसको सपोर्ट करता है। तो आई होप आपको अब ये भी समझ आ गया कि ऑफिशियल रिलेशन कैसे हैं, स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, और प्रेजेंट स्टेटस कैसे हैं, अच्छे फेज से निकल रहे हैं। मोदी जी और शिंजो एबे ने काफ़ी एफर्ट किया इस चीज़ के लिए। अब आते हैं हम जल्दी से एवोल्यूशन के ऊपर, हमारे इनके साथ में रिलेशनशिप रहे कैसे। इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम बात करें एंशिएंट या मिडिवल हिस्ट्री में, तो ऐसा माना जाता है कि 6th सेंचुरी से हमारे और जापान के कुछ ना कुछ लिंकेजेस रहे हैं, स्पेशली ड्यू टू बुद्धिज़्म। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस आप बेसिकली देखोगे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस रहे हैं। दोनों सोसाइटीज़ ने एक दूसरे को वार्मथ की नज़र से देखा है। देयर इज़ ऑलवेज बिन वार्मथ इन द रिलेशन। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये बोलते थे कि जापान और इंडिया के जो रिलेशन है, इसको अगर आपने देखना है तो आप दिलों से समझो। जापानीज़ कल्चर को समझना पॉसिबल नहीं है इंडियन कल्चर को समझने से पहले। बड़े सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ होंगी कि हाँ, हमारे यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन सा फील होता है कि मे बी दे हैव लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम इंडियंस, एंड लाइकवाइज इंडियन कल्चर को समझना मुश्किल है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं। इंडियन कल्चर को समझना मुश्किल है जापानीज़ कल्चर को देखे बिना। वहाँ से हमें लगता है कि मे बी वी हैव लर्नड स्किल और टू फ्रॉम देम। It is not possible to understand Japanese culture without understanding India's impact. सुभाष चंद्र बोस जी, इंडिपेंडेंस से अगर पहले बात करें, उन्होंने एक आर्मी बनाई थी इंडियन, जो वो थी
INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको भी रेस करने में जापान ने सपोर्ट किया था, जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भरसर कराएंगे। तो इंडिपेंडेंस से पहले अगर आप देखो तो जापान के साथ में हम रिलेशनशिप को पॉजिटिव उसमें ही देखते हैं, सेंस में। आफ्टर इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप खराब हुए थोड़े से, क्यों हुए वो भी देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1974। अब शुरू में तो चीज़ें बढ़िया रही, क्यों? जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, अब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, तो आज हमारी मीटिंग हो रही है ये देखने के लिए कि ये वर्ल्ड वॉर 2 हुई क्यों, किसने यहाँ पे लड़ाई दंगा किया, क्रिमिनल कौन है। तो जिस समय ऐसा हो रहा है उस समय इंडियन जज थे एक राधा विनोद पाल जी, उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दी थी कि वॉर क्राइम्स के लिए ट्रिब्यूनल में कि यार जापान को ही आप ब्लेम नहीं कर सकते कि बस इन्होंने ही सारा पंगा किया है। तो उस चीज़ को मान लो 5 जज बैठे हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, उसमें से जो इंडियन जज है वो अगर जापान की फेवर में बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि हम सिर्फ जापान को नहीं एक्यूज कर सकते, तो ऑब्वियसली जापान विल अप्रिशिएट दैट जेस्चर। सेकेंड थिंग, जब इंडिया बन गया उसके बाद में जापान ने इंडिया के साथ में पीस ट्रीटी साइन की। इंडिया हैपन टू बी द फर्स्ट नेशन जिसके साथ जापान ने, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसके साथ जापान ने 1950 में पीस ट्रीटी साइन की। एंड उसके बाद 1958 में जापानीज PM आई थिंक इंडिया आए थे, उन्होंने देखा है बेचारे, और इंडिया को ग्रांट्स और एड देनी शुरू कर दी, फ्री एड। इंडिया बिकेम द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ जापानीज एड, पैसे देते थे हम ले लेते थे, ठीक है, जैसे आपके रिलेटिव आते हैं जाते हो आपको पैसे दे के जाते हैं, तो ऐसा वाला था। ऑफिशियल असिस्टेंस का वन ऑफ द हाईएस्ट रेसिपिएंट बन गया इंडिया। लेकिन फिर रिलेशनशिप ख़राब क्या हो गए? आप में से जो लोग डेविड मेलोन की एक बुक आती है हिस्ट्री को लेके वो पढ़ेंगे, या IR को भी, तो वो बोलते हैं टिपिड रिलेशनशिप। फिर रिलेशनशिप ख़राब क्यों हुए? इसके बड़े सारे कारण थे। एज सच ना जापान और इंडिया में कोई एनिमोसिटी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, बट इंडिया और जापान के ठीक रिलेशनशिप बने ऐसे कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो ही नहीं बन पा रहा था। क्यों? क्योंकि टू स्टार्ट विद जापान क्या था, USA का एलाई बन गया था लाइक आई सेड अर्लियर, और 70s तक आते आते इंडिया बन गया USSR का एलाई। तो आप कहीं ना कहीं 2 डिफरेंट ब्लॉक्स में हो, तो इंडिया और जापान की कोई नेचुरल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पा रहे। दूसरा क्या है, इंडिया ना सिर्फ इंडिया USSR की तरफ है, धीरे धीरे इंडिया बिकेम वेरी क्रिटिकल ऑफ USA। इंडिया में आज भी ना एक ऑब्सेशन है सोशलिज्म को लेके, कम्युनिज्म को लेके, और कैपिटलिज्म को बढ़ाना गंदी निगाहों से देखा, मतलब गंदी तो नहीं, वैसे निगाहों से देखा जाता है कि अगर कोई पर्सन कैपिटलिस्ट है तो वो तो भाई मानता ही इनइक्वालिटी में होगा, वो तो मानता ही एक्सप्लॉयटेशन में होगा। तो फिलोसफिकली ना हम बड़े ज़्यादा सोशलिस्टिक नेचर के लोग हो चुके थे, आज भी हैं टू ग्रेट एक्सटेंट। तो USA का जापान एलाई या हम इस तरफ हैं, तो क्या ही दोस्ती होगी। फिर जितना USA से USSR को प्रॉब्लम है उतनी ही जापान को भी रशिया से प्रॉब्लम थी, और आप रशिया के साथ जाके बैठे हो। जापान और रशिया टेक्निकली स्पीकिंग आज भी लड़ाई में है, दे स्टिल एट वॉर। इनकी कोई फाइनल वॉर के बाद में पीस ट्रीटी नहीं हुई है, कोई कंक्लूडिंग ट्रीटी, ठीक। तो क्या है, जापान, इंडिया वॉज द लीग ऑफ USSR एंड जापान एंड रशिया दे स्टिल डोंट हैव गुड रिलेशन। अब एक तो ये हो गया, तो आप दूसरे ब्लॉक्स में बैठे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि जापान जो है ना, जापान बच्चे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चला गया, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। ये तो अभी साउथ कोरिया आया है पिछले 10-15 साल में, तो उसमें अब आ गया ना, सैमसंग आ गया और ये सारी कंपनीज आ गई। अदरवाइज अगर आप 90s तक चले जाओ, जापानीज कंपनीज वर ऑल ओवर द प्लेस, टोयोटा, मित्सुबिशी, होंडा, ये कैनन एंड ओनिडा एंड दिस एंड दैट, सुजुकी एंड माज़दा, पैनासोनिक, सोनी, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, जापानीज ऐसा लगता था कि ये सबसे बड़ी पावर बन के निकले। तो वो तो पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, या फिर ग्रांट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं। इंडिया ऑल दिस वाइल वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार चीज़ें बना रही है, हम रशिया जैसा होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे यहाँ पे लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम ओपन अप हुए ही नहीं। इस मामले में आप लोग थोड़े से लकी हो कि आप ओपन इकोनॉमी में पैदा हुए हो। पुराने टाइमों में हमारे पेरेंट्स जैसे बताते हैं, मतलब हमें तो होश ही है, आपको बताएंगे जो 90s बॉर्न है,
टेलीफोन लेना है उसके लिए भी ना इतनी देर वेट करनी पड़ेगी, सरकार ही देगी फ़ोन। घर पे कोई फ़्लाइट पे जाना है तो भी जहाज़ सरकार का ही उड़ रहा है। मतलब कोई हर चीज़, मतलब प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं। टीवी के नाम पे सिर्फ DD1 ही आएगा, कोई प्राइवेट चैनल नहीं अलाउड। गैस का सिलेंडर घर पे वो भी सिर्फ सरकार ही देगी। मतलब हर चीज़ के ऊपर सरकारी कंट्रोल था, कुछ ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन अलाउड नहीं थी। क्या काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो, एवरीथिंग वाज वेरी गवर्नमेंट ओन्ड। तो वी वर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। जापान के साथ में कोई आपके वो बनते ही नहीं, मेल ही नहीं खा रहे आपके। तो इंडियाज़ क्लोज इकोनॉमी वॉज हार्डली एन अट्रैक्टिव फीचर फॉर इंडिया। उसके बाद फिर यही हुआ, फिर 1971 की वॉर में भी कुछ ज़्यादा प्रो इंडिया नहीं था जापान। USA का दोस्त है पाकिस्तान, जापान भी उसकी तरफ टिल्टेड है। फिर उसके बाद 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया फिर जापान जो है बहुत घबरा गया कि यार ये भी एक उस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं जो मेरे ऊपर अभी गिराया गया है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तब उन्होंने टेम्परेरीली जो हमें असिस्टेंस देते थे वो भी रोक दी, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे। तो इस तरह से रिलेशनशिप जो है 74 तक नीचे आ गए। 74 to 85 इस फेज में भी रिलेशनशिप वैसे ही रहे, थोड़े से ना। कोल्ड वॉर इस समय अपने पूरे टॉप पे है, तो ना कुछ ज़्यादा एंगेजमेंट हो रही है, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। रिलेशनशिप रिमेन टिपिड। ऑफिशियल लेवल पे थोड़ी बहुत डिस्कशन स्टार्ट हो गई जब उन्होंने देखा कि हाँ चलो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लिया, पर अदरवाइज इंडिया इज़ अ पीसफुल नेशन। कोल्ड वॉर की वजह से पर कुछ खास वो नहीं हुआ, मतलब एंगेजमेंट शुरू नहीं हुई। पाकिस्तान को लेके जापान हमेशा मतलब आउटराइटली इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। तो इवन एट प्रेजेंट भी है ना, जापान और इंडिया के पाकिस्तान और कश्मीर को लेके इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल कन्वर्जेंस पे नहीं है। फिर 85 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि रिलेशनशिप बेटर हुए। इसमें राजीव गांधी जी ने अच्छा रोल प्ले किया। राजीव गांधी ने क्या किया कि वो 1985 में जापान गए और वहाँ पे जाके उन्होंने उनकी पार्लियामेंट में स्पीच दी, जैसे मोदी जी ने दी थी अपना अमेरिकन पार्लियामेंट में। तो उसी तरह से उन्होंने स्पीच दी। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस जापानीज डायट, बोलते हैं वो, जैसे हम लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं डायट। उसकी उनके जो स्पीच थी वो आज भी राजीव गांधी जी की स्पीच इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर द डिप्लोमेट्स ऑफ इंडिया जापानीज रिलेशनशिप, कि हमने किस डायरेक्शन में लेके जाना है रिलेशनशिप को। तो राजीव गांधी जी बोलते कि यार हम ना बिजनेसमैन की तरह बात नहीं करते। इंडिया और जापान के रिलेशनशिप शुड नॉट बी ऑफ ट्रांजैक्शनल नेचर, कि अच्छा आप हमें ये दे दिया करना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, या आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए बदले में ये जो ये बोलते कि जिस भाषा में मनमोहन सिंह जी बात करते हैं मुझे पसंद नहीं आ रही, ऐसा नॉट उन्होंने बोला, मैं आपको समझा रहा हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग themselves to the transactional level, what should we do instead? होने हमारे चाहिए दिलों के, और दिमाग एक दूसरे के दिल में बस जाएं, एक दूसरे के दिमाग में बस जाएं। बड़ा इमोशनल सी बातें करी उन्होंने कि यार थोड़ा सा दिल खोलो आप अपना, मैं भी खोलता हूँ, और एक दूसरे को जाने तो सही, मिले तो सही, ताकि क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखें कि सबका भला किस चीज़ में है। वैसे वाले एक अच्छे से इमोशनल रिलेशन बनाते हैं। फ्रेंडली सा एक हाथ बढ़ाया उन्होंने बहुत प्यार से, जिसको जापान ने वार्मली ही रेसिप्रोकेट किया 1985 ऑनवर्ड्स। अब उसके बाद में लेकिन फिर इंडिया को 1991 के बाद में और ज़रूरत पड़ी जापान की, तो रिलेशनशिप मारुति भी आई थी फिर 85 के बाद में, इंडिया की फर्स्ट कार, एवरी फैमिलीज फर्स्ट कार। फिर 1991 में क्या हुआ, 1991 में रिलेशनशिप थोड़े मीनिंगफुल होने शुरू हुए इंडिया और जापान के। क्यों? पहली चीज़, 91 के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस किया। बाहर की कंट्रीज इंडिया में कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती थी, अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती थी, एंड लाइकवाइज अब जापान को इंडिया में इंटरेस्ट है। तो नंबर 1 थिंग क्या हुई, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप। अब होता नहीं है कि आपका कोई खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, उससे किसी की नहीं बन रही, वो उसको पसंद नहीं करता है, तो चाहे आपको उस पर्सन से इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, पर फिर भी आप एटलीस्ट उसके साथ में बहुत ज़्यादा हैंग आउट नहीं करोगे कि यार मेरे बेस्ट फ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उन दोनों के रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएं तो हो सकता है वो पर्सन आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाए। यही हुआ
क्योंकि इंडिया और यूएसए के रिलेशन ही नॉर्मल हो गए हैं, हो रहे हैं, धीरे धीरे हो गए, अब तो काफ़ी अच्छे हो गए। उससे जापानीज़ के लिए भी टू टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया और टू हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया बिकेम मोर मीनिंगफुल एंड ईजियर। तीसरी चीज़, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे है जापान, यहाँ पे है इंडिया, ये राइज कर रहा है, ये राइज करके बोलता है मैं तो इस पे भी अटैक करूँगा और इसके पे ऊपर भी अटैक करूँगा, इससे मैं ईस्ट जापान सी जो है मैं वो ले जाऊँगा, यहाँ से सेनकाकू आइलैंड और पता नहीं क्या क्या, इनसे मैं अक्साई चीन ले जाऊँगा। तो ये राइज कर रहा है, तो इन दोनों को लगा ठीक है भाई, फिर हम इकट्ठे होके देख लेते हैं हमने आपको कैसे डील करना है। तो राइजिंग चाइना ऑल्सो बिकेम a push factor. इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बिकेम अ पुल फैक्टर। हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी खोल के जापान को अपनी तरफ खींचा। चाइना राइज हुआ तो जापान इंडिया की तरफ धकेला गया, बोथ पुश एंड पुल फैक्टर। अब उसके बाद में रिलेशनशिप हो गए बढ़िया। कुछ चीज़ें जो होनी शुरू हुई, 2000 में हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप शुरू हुई। 2000, ये आपको ऐसे याद नहीं रखना है, बस आपको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए। 2000 में ग्लोबल पार्टनरशिप शुरू हुई। 2005 में एनुअल पार्टनरशिप शुरू हुई बिटवीन द टू प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक, हर साल मिलते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से। 2007 में दोबारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग ग्रेटर लेवल पे होना शुरू हुआ और फिर ऑफिशियल लेवल पे 2+2 डायलॉग शुरू हुआ, जो अब मिनिस्टीरियल लेवल पे चला गया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। 2014 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, इस लेवल पे पार्टनरशिप गई, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। इंडिया और जापान जो हैं अब रेगुलर नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, हमारी नेवीज़ और उनकी नेवीज़ एक्सरसाइजेस करती हैं। रेगुलर मीट्स होती हैं सरकारों की, डिप्लोमेट्स की और आर्मी की। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों की जॉइंट एक्सरसाइज होती है जापान के साथ में। दैट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव विद देम। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब ये आपको शायद हिस्ट्री भी पता लग गई, फेजेस भी पता लग गए, अभी क्या हो रहा है वो भी पता लग गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो वीक एस्पेक्ट क्या है आज की डेट में इंडिया और जापान के रिलेशनशिप का? सबसे पहले तो इकोनॉमिक। अब मैं इसको वीक एस्पेक्ट क्यों बोल रहा हूं? आपका दोस्त हो अंबानी, ठीक, चलो ये तो थोड़ा अलग हो गया। वीक एस्पेक्ट में आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं। जापान के पास टेक्नोलॉजी है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। जापान के पास में प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास में मार्केट है। हम जापान के पास में इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास में रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की। जापान के पास कंपनीज है, हमारे यहाँ पे लैंड है, वो हैं, लोग हैं जॉब्स करने वाले, ठीक, और हम यहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप देखो ना इंडिया और जापान के, ये और मैंने 4 चीज़ें बता दी, ऐसी 100 चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इंडिया और जापान शुड हैव वेरी थ्राइविंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप। हमारा और जापान का ट्रेड जाना चाहिए $100 बिलियन, $150 बिलियन, इस क्वांटम में होना चाहिए। बट इतने अच्छे, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ना हमारी ना मेंटालिटी, मतलब खैर मेंटालिटी तो नहीं मिल रही, वो बहुत हार्डवर्किंग लोग हैं। जापान इतना हार्डवर्किंग नेशन है कि उनके वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है हार्ड वर्क की वजह से, कि वो इतना काम कर रहे हैं लाइफ में कि उनकी डेथ ही होगी। देयर इज़ अ जापानीज वर्ड फॉर इट जो मैं भूल गया हूँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। उनकी शब्दकोश में एक शब्द डालना पड़ा उनको कि यार पूछेंगे कि डेथ कैसे हुई, तो इतना लंबा बोलना पड़ता है कि यार वो काम कर 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 मर गया, तो बस ये वर्ड ही डाल दो। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमारे एक पढ़ाए हुए सर थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगे, तो बोलते अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं IRS, तो बोलते कि उनके वहाँ पे एक ऑफिसर है पंजाब में, बोलते कि वो अपने टेबल से खड़े हुए और ऐसे करके एक तीली को तोड़ के बोलते कि आज मैंने सरकार की तीली तोड़ दी। मतलब ऐसे एक पंजाबी में ना कहावत है कि ये बंदा डक्का भी नहीं तोड़ता, मतलब कि कुछ भी नहीं करता, तो बोलते कि देखो मैंने कुछ कर दिया। खैर, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ अस आर लाइक दिस, सम ऑफ अस आर वेरी हार्ड वर्किंग होपफुली, पर जापानीज वर्क कल्चर में और हमारे वर्क कल्चर में डिफरेंस तो है। बट सिर्फ उसकी वजह से ट्रेड इतना नीचे नहीं हो सकता, हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो आज भी इंडिया और जापान का जो ट्रेड है इट रिमेन्स अराउंड 17 बिलियन, 2 डिजिट्स में रहता है। 2017 में 17 बिलियन था। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे अभी चेक किया था कल, तो वो ना वो येन की फॉर्म में दे रहे थे, तो मैं आपको आजकल में
अपडेट कर दूंगा कि हमारा आज की डेट में डॉलर्स में ट्रेड कितना है, पर इट रिमेन्स इन 2 डिजिट, समवेयर बिटवीन 16 to 20 बिलियन डॉलर के बीच बीच में। ऑन द अदर हैंड चाइना और जापान वैसे तो दुश्मन है, एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किया हुआ है, ठीक है, और जापान ने चाइना को हरा के उसके ऊपर कंट्रोल भी कर रखा था, लेकिन ट्रेड कितना जा रहा है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक। तो मैनी टाइम्स लेस देन जापानीज चाइनीज ट्रेड है इंडिया और जापान का ट्रेड। तो उसके बाद में जापान पूरी दुनिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि जो पूरी दुनिया में वो आती है इन्वेस्टमेंट जापान से, इंडिया में अभी भी उतनी नहीं आती। इंडिया जितनी वियतनाम में चली जाती है, कितनी थाईलैंड चली जाती है, टर्की चली जाती है, यहाँ वहाँ चली जाती है, इंडिया में नहीं आती है। तो ये एक वीक एस्पेक्ट है, हमें अपने इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने चाहिए। इसका रीज़न क्या है? पहली चीज़ तो बोलते हैं कि यार इंडिया में ना बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल ही नहीं है, यहाँ की सरकार जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको चलो आज ही बताता हूँ। हरियाणा है या चंडीगढ़ के साथ में, इतनी अच्छी स्टेट, हरियाणा में बस एक शाही फरमान सा भी कल परसों जारी कर दिया और रजिस्ट्रीज, जो लैंड की रजिस्ट्रीज होती हैं वो बंद कर दी कि यार ये नहीं हो रही है। अब जो लोगों की प्रॉपर्टी डील्स बीच में रुकी पड़ी है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वो घर पे बैठे हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल सा कुछ लोगों को बता तो दो कि यार जिसकी प्रॉपर्टी डील्स आर इन बिटवीन, आप कम से कम इसको थ्रू कर लो, हम इसको बंद करेंगे 15 दिन में, 20 दिन में। तो इसी सिमिलरली हमारी कंट्री में इन जनरल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा देते हैं कि पुराना टैक्स निकाल के नोटिस भेज देते हैं। कोई भी मतलब सरकार इंडिया में मैं आपको अदरवाइज आई डोंट वांट यू टू गो क्रिटिकल ऑफ टू क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, पर एक चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में या जापान और इन सब कंट्रीज के बारे में और इंडिया के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि businessmen in these countries are thriving because of their government. In India, businessmen are thriving despite the government. सरकार जो है वो ये मान के चलती है कि अगर बंदा बिजनेस करने आया है तो वो चोर है, और चलो अब हम इसको बताते हैं असली चोरी कैसे होती है। तो इस तरह से आपका काम करता है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। टू करप्ट इंडियन जो ये सरकारी सिस्टम है, वेरी वेरी करप्ट। तो वो जापानीज बोलते हैं, कहते हैं यार बिजनेस नहीं हो पाता आपके यहाँ पे, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब अगर मान लो किसी जगह पे जापान ने कोई प्लांट लगाना है, अब वहाँ तक सड़क तो सरकार बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी तो सरकार प्रोवाइड करेगी, इंडिया प्रोवाइड करेगा, ठीक। यहाँ पे इधर तक बिजली आती हो ये तो सरकार प्रोवाइड करेगी। अब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाओगे तो वो प्लांट्स कहाँ से लगाएं, और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एंड थर्ड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। जब आप पुराने सरकारी ऑफिसेज में जाते थे कंप्यूटर्स के पहले, तो आप देखते थे ना कि सरकारी फाइल है, उसके ऊपर एक टेप लगी हुई है लाल रंग की, और एक सरकारी ऑफिसर बैठा होता था, पीछे ये फाइल्स के ढेर, और फिर आपको कुछ पैसे देने पड़ते थे अपनी फाइल निकलवाने के लिए, नहीं तो जिसमें दम है निकाल लो भाई, ठीक। तो ये जो रेड टेपिज्म का जो इंडिया में कल्चर है, अगेन फैट इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मतलब इतने सारे ऑफिसेज हैं। फैट से मेरा मतलब नॉट फिजिकली फैट से मेरा मतलब है कि इतने सारे ऑफिसर्स फुल ऑफ फाइल पुशर्स, ये जापान को पसंद नहीं आता। तो इस पे मोदी जी बोलते हैं कि आप टेंशन ना लो, सारे सरकारी ऑफिसेज में बायोमेट्रिक्स लगा दूंगा मैं, और जो काम नहीं कर रहा इन सबको VRS भेज दूंगा, देके घर भेज दूंगा, और विजिलेंस सिस्टम करूंगा अच्छा कि जो करप्शन कर रहा है अगर पकड़ा गया तो देखो उनकी कैसे डिमोशन होती है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दूंगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस फाइल शुरू कर दूंगा, एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट करके मोदी जी जापानीज को बोलते कि अब जब आप इंडिया आओगे इन्वेस्टमेंट लेके, आपको मिलेगा रेड कारपेट रेदर देन रेड टेप। ऐसे वाले वो बहुत है, मोदी इसको ना अपने प्राइम मिनिस्टर को ऐसे वाले डायलॉग से मारने काफ़ी आते हैं, रेड कारपेट रेदर देन रेड टेप। तो ये एक वीक एस्पेक्ट है हमारा उनका इकोनॉमी का। दूसरा, अब इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या बनता है हमारा और इनका, जो इंडिया और जापान का, वो यही बनता है कि यार जापान है ना, जो उनके जो प्रेजेंट PM है, एक तो इकोनॉमी का तो हो गया, इसी में मोदी जी ने एक और चीज़ की थी, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। एक बोर्ड भी बनाया गया, काइंड ऑफ अ कमिटी, जिसमें ना 2 लोग जापान के ऑफिशियल्स होंगे, प्लस लेट्स टेक 3 लोग हो गए
इकोनॉमिक एडवाइज़र टाइप लोग, इंडियन इकोनॉमिक एडवाइज़र एंड जापानीज ऑफिशियल इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो अपनी रिकमेंडेशन देंगे भारत सरकार को कि यार आप इस तरह की चीज़ें करो ताकि इंडिया जापान की बेटर इन्वेस्टमेंट हो सके, बेटर ट्रेड हो सके एंड देन सो ऑन। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। यहाँ पे इंडिया और जापान के फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है अगर ये अच्छे से काम करें, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस इक्विपमेंट अगर मेक इन इंडिया के अंदर जापानीज कंपनीज इंडिया में बनाना शुरू करें तो काफ़ी स्कोप अच्छा है। जापान के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो वैसे भी जापान को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, चाहते हैं या देखते हैं। एक चीज़ क्या है, चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य बोलते थे उनको, उनकी एक थ्योरी थी, वो बोलते थे कि ये एक कंट्री है, कंट्री 1, इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्री होगी वो उसकी एनिमी होगी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। उसकी जो नेक्स्ट कंट्री होगी, क्योंकि ये इसके दुश्मन, ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्री होगी, ये इसकी दुश्मन होगी, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जैसे कि इंडिया, चाइना और जापान। तो ये बोलते हैं कि आपकी कंट्री, कौटिल्य या चाणक्य बोलते हैं, आपकी कंट्री से जो इमीडिएट नेक्स्ट कंट्री है उससे नेक्स्ट कंट्री आपके साथ में बहुत यूज़फुल है, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, बन भी जाएंगे क्योंकि उसको भी अपने इमीडिएट नेबर से प्रॉब्लम होगी। सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर मैंने आपको समझाया, पॉलिटिकल साइंस में हम बड़ा डिटेल में करवाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कौटिल्यास मंडल सिद्धांत। ठीक, मंडल थ्योरी। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो जापान और इंडिया बिकॉज ऑफ चाइना दे कैन बी द नेचुरल एलाइज, नेचुरल पार्टनरशिप का स्कोप है इनका। ठीक, लेकिन अब ऐसे तो फिर सारी दुनिया की एक कंट्री छोड़ के आपके नेचुरल पार्टनर बन जाए, कुछ एफर्ट भी तो डालना पड़ेगा। वो एफर्ट क्या है, दोनों तरफ से है। इंडिया की तरफ से उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आप बेटर एनवायरनमेंट बनाओ और कुछ कंक्रीट मेजर्स लिए जाएं, और उनकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही करी जानी चाहिए। इसमें एक चीज़ सुनो भाई, बेसिकली क्या है कि जब जापान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जब जापान के ऊपर यूएसए ने अटैक कर दिया, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक हमारा सेट हुआ और जापान एज अ कंट्री रिपब्लिक इमर्ज हुआ, मोनार्की लगा लो, तो उस समय पार्लियामेंट्री मोनार्की, तो उस समय क्या हुआ कि जापान में कॉन्स्टिट्यूशनली एक चीज़ लिखी गई, योशिदा डॉक्ट्रिन, एक उनके वो थे, लीडर थे योशिदा। वो क्या बोलते हैं कि जापान का अब जो राइज होगा वो किस बेसिस पे होगा, हम दुनिया पे अटैक नहीं करेंगे, हम मिलिटरली आगे कहीं लड़ने वड़ने नहीं जा रहे हैं, हमारा जो राइज होगा वो होगा इकोनॉमिक, और जो हमारा डिफेंस होगा दैट शैल बी आउटसोर्स टू यूएसए। मतलब यूएसए, अगर जापान से आप लड़ रहे हो तो आप यूएसए से लड़ रहे हो। हैविंग सेड दैट जापान यूएसए को इसके लिए कुछ पैसे देता रहता है, ठीक, प्रोटेक्शन मनी। तो इस चीज़ को जो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, ये उनकी आर्टिकल 9 ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है कि जापान सिर्फ कितनी फोर्सेस रखेगा जितनी उसको सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है, और अपनी टेरिटरी के बाहर ये ऑफेंसिव ट्रेनिंग भी नहीं किया करेगा। अब काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग करनी है तो ऑफेंसिव नहीं है, एंटी पायरेसी ट्रेनिंग करनी है तो ऑफेंसिव नहीं है। पर आप बोल रहे हो कि आओ इंडिया और जापान एक बार वो करता है, ट्रेनिंग करते हैं कि हम चाइना को कैसे मारेंगे, तो जापान वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स इन एक्सेप्शन टू पीस कीपिंग ऑपरेशन के अलावा जापानीज जो है आर्मी ऑपरेट नहीं करती है। अब जो शिंजो एबे हैं उनके, वो इस आर्टिकल 19 को चेंज करना चाहते हैं, पर वो ना उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए वहाँ पे भी पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए, जो उनके पास है नहीं उनके अपर हाउस में। बिकॉज ही डजंट हैव इट, उनके पास में सारे लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं पार्लियामेंट में, इसलिए वो ये नहीं कर सकते। अदरवाइज वो चाहते हैं कि जापान को मैं एक नॉर्मल कंट्री बना दूं, ये सब चेंज करके। अब इसी चीज़ के लिए वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसका नाम है डायनामिक डिफेंस, जिसमें जापान फोर्सेस को भी थोड़ा सा अपने टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड एक्ट करने की परमिशन हो, एंड ही वांट्स टू चेंज दिस योशिदा डॉक्ट्रिन। नाउ इसमें अब वो ये कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ तो कर सकते हैं कि इंडिया के साथ में डिफेंस टाइज इतनी अच्छी कर लें कि इंडियन सोल्जर लड़ रहे हो या जापानीज सोल्जर लड़ रहे हो, वन एंड द सेम थिंग हो। यू सी,
सो इस वजह से बिकॉज ही कांट हैव हिज फोर्सेस ऑपरेटिंग आउटसाइड हिज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या आउटसाइड जापानीज टेरिटोरियल कंट्रोल, तो इंडिया के साथ में उनका काफ़ी अच्छा अलायंस हो सकता है। अब हो भी रहा है। इसी में मैं आपको कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स लिखाना चाहता हूँ और इसके साथ में हमारा टॉपिक ये कवर हो जाएगा। पहला क्या है, अभी रिसेंटली नवंबर में आई थिंक इंडिया और जापान की डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की 2+2 डायलॉग मीट हुई है। ये जो मीट हुई है इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात की गई। ये आपको नोट्स के लिए है, आई डोंट हैव टू रीड इट आउट हियर, मैंने आपको समझा दिया ये बस नोट्स के लिए है। ये जो मीट हुई है ये इसमें मेन जो डिस्कशन की गई वो क्या की गई, मैरीटाइम पार्टनरशिप की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्सेस से रिलेटेड, स्पेशली मैरीटाइम पार्टनरशिप की। तो इसको बहुत अच्छे में देखा जा रहा है इंडिया और जापान के केस में कि जी हाँ, इंडिया और जापान अब हर साल डिफेंस मिनिस्टर मिला करेंगे और दोनों कंट्रीज़ की फोर्सेस कैसे बेटर कोऑपरेट कर सकती हैं, कोलैबोरेटिव एक्सरसाइजेस कैसे हो सकती हैं, कोलैबोरेशन कैसे हो सकती है, उस पर डिस्कशन होगी। नेक्स्ट, जो हमारी 3 फोर्सेस हैं और जो कोस्टल गार्ड हैं उनकी भी जापान के साथ में जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं जिनका नाम है शिन्यू, मैत्री, धर्म गार्डियन एंड जाइमेक्स। ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, ये मैं आपको नाम दे रहा हूँ। और एक चीज़ जो अभी रिसेंटली की गई थी नवंबर 2019 में, वो क्या है, माइन काउंटर मेजर एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम बिटवीन इंडिया एंड जापान। समुद्र में नीचे ऐसी माइंस लगा दी जाती हैं, ठीक, जो जिससे आपके जो नेवल जो शिप्स हैं उनको ब्लास्ट किया जा सके, माइंस लगा दी गई। तो उनको काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान ने एक, जैसे नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर माइंस लग जाती हैं और एक बंदा चलता है और माइन ब्लास्ट करती है और वो बंदा उड़ जाता है, ठीक है, वैसे ही जो नेवी में भी हो जाता है, पानी में भी ऐसा कर सकते हैं आप सबमरीन्स के थ्रू। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान की फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज हुई। तो माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स, ये क्या होता है, द नेवल शिप्स दैट आर डिजाइंड टू लोकेट एंड डिस्ट्रक्ट द नेवल माइंस आर कॉल्ड MCMVs, माइन काउंटर मेजर वेसल्स। ये आपको अगेन साइंस एंड टेक में अच्छे से डिटेल में कराएंगे, पर कई बार यहाँ से भी आपको प्रीलिम्स में आ सकता है कि MCMVs क्या होते हैं। तो ये नेवी में यूज़ हो रहे हैं। इसी में एक जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और फ्रेज़ है जिसको आप अदरवाइज गूगल कर सकते हैं, माइन स्वीपर, SWEEPER। आप गूगल करना माइन स्वीपर क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। तो MCMV क्या है कि आपकी शिप के नीचे माइंस ना बिछी हों कि आपकी शिप जाए और उड़ जाए, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टेक्नोलॉजीज़ के साथ। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है जिसका नाम रखा गया था CT, उन्होंने एक्सरसाइज की है CTTTX। तो आपको ये सिर्फ प्रीलिम्स में आ सकता है कि CTTTX वाज रिसेंटली इन न्यूज़। क्या था वो, तो क्वाड कंट्रीज जो मैंने आपको शुरू में बताया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA, ये 4 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं क्वाड 4। ये कंट्रीज ने रेगुलरली चाइना को ही काउंटर करने के लिए हैं, अगर आप देखोगे इन अ वे। तो ये कंट्रीज जो कोई एक्सरसाइज कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो न्यू दिल्ली में CTTTX के नाम से एक एक्सरसाइज की गई, जिसको किसने करवाया था, NIA ने। मैं बोला था ना NIA या NS से मैं कंफ्यूज हो रहा था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करवाया। इसका मेन काम क्या था, एंटी टेररिज्म, टू असेस, ये बोलते हैं NIA ने ऑफिशियली बोला कि इसका एक्सरसाइज का पर्पस था टू असेस एंड वैलिडेट काउंटर टेरर मैकेनिज्म, ठीक। तो अब अगर आपको आता है रिसेंट डेवलपमेंट्स पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप इसको मेंस में वॉलंटियरली भी लिख सकते हैं खुद से, और प्रीलिम्स में अगर आता है तो ये इसके अराउंड आंसर हो सकता है। सो दिस प्रीटी मच वाइंड्स अप योर इंडिया एंड जापान। थोड़ी बहुत चीज़ें जो अब रह गई, मतलब कुछ रहा नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो अब होती रहेंगी ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर, वो हम हर वेंसडे को IR में कर लेंगे, ठीक है। सो आई वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। आई विल सी यू टुमारो।